जापान एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया उसकी खूबसूरती की वजह से जानती है। चेरी ब्लॉसम, ओल्ड टेम्पल्स, टेक्नोलॉजी, एनिमे, नीट एंड क्लीन स्ट्रीट्स, बुलेट ट्रेन्स और तमीज़। लेकिन एक ये दुनिया के सामने बनाई जाने वाली तस्वीर है। लेकिन एक और जापान भी है, बुलेट ट्रेन से पहले वाला जापान, एनिमे से पहले वाला जापान और सोनी से पहले वाला जापान। एक ऐसी सल्तनत जो अपने जुल्म की वजह से मशहूर है। एक मुल्क जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, लेकिन वहाँ औरतों के साथ अभी तक नाइंसाफी होती है। मुआशरा जो डिसिप्लिन के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन वहाँ के लोग काम करते करते थक जाते हैं। एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो बहुत खूबसूरत कहानियां बनाती है, लेकिन वहाँ के बच्चों को और औरतों को किया जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स द ट्रू पिक्चर ऑफ जापान। जापान को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। मेiji रेस्टोरेशन। जापान ने 20 साल में खुद को मजबूत बनाया और पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहा, लेकिन इस ताकत के पीछे एक अंधेरा छुपा है। जापान सिर्फ एक मॉडर्न कंट्री नहीं बना। 1895 से चाइना से जंग जीती, 1910 में कोरिया पे हमला किया और ताइवान पर भी कब्जा किया। और फिर इस दौरान जापान सिर्फ अपना दिफा नहीं कर रहा था, जापान दरअसल एशिया पे हुकूमत करना चाहता था। अब दोस्तों, आप इधर यहाँ पे कह रहे होंगे तो क्या हुआ इसमें, वो तो हुकूमत करना चाहता था, लेकिन हुकूमत के साथ साथ जापान ने वहाँ के लोगों पर जितना जुल्म किया आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दिसंबर 1937 नैनजिंग शहर जापान के हाथ लगा और इसे नैनजिंग मैसेकर भी कहा जाता है। इतने लोगों का कत्ल हुआ, ये बात डिस्प्यूटेड है, लेकिन ये बात डिस्प्यूटेड नहीं है कि वहाँ पे जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, नाइंसाफ़ी हुई। अब हम बात करेंगे उस ज़ख्म की, उस जुल्म की जिसे हिस्ट्री की बुक्स में मेंशन ही नहीं किया गया। तो ये हैं कंफर्ट वुमेन, लेकिन ये कंफर्ट नहीं थे, ज़बरदस्ती थी। 1932 से 1945 तक इम्पेरियल जापान ने एशिया के 10 से ज़्यादा मुल्कों में फ़ौजी मरकज़ कायम किए, जिन्हें डॉक्यूमेंट्स में कहा जाता है कंफर्ट स्टेट, कि मजबूर, लाचार, बेबस ख़वातीन फ़ौजियों को मुहैया की जाए। ये लड़कियां, ये ख़वातीन कौन थीं? सबसे ज़्यादा कोरिया से, फिर चाइना से, फिर फ़िलीपीन, फिर ताइवान, फिर इंडोनेशिया, वियतनाम और कुछ जापान की गरीब लड़कियां भी शामिल। तो फिर व्यूवर्स, यहाँ पे सबसे हॉरिफाइंग बात यह है कि वो लड़कियां कौन थीं? टीचर्स थीं, किसान की बेटियां थीं, स्कूल गोइंग गर्ल्स थी, और उन सब की एज क्या थी? 14 से 18 ईयर्स ओल्ड। दे ऑल वर माइनर्स। अब उन लड़कियों को किस तरह लाया जाता था? सबसे पहले तो धोखे से, ये फैक्ट्रीज में आपको जॉब दी जाएंगी, नर्सिंग की जॉब है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो सबसे पहले जब वो लड़कियां जापान या चाइना पहुंचती थी तो उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते थे। दूसरा तरीका क्या था? फौजी गांव जाते थे और वहाँ के लोगों को डराते थे, धमकाते थे कि हमें लड़कियां दो, नहीं तो हम पूरे गांव को हम तबाह कर देंगे। तीसरा तरीका क्या था? रात को जाते थे वो लोग और दे किडनैप गर्ल्स, दैट्स इट। तो उन लड़कियों की ज़िंदगी कैसी थी? दे वर टॉर्चर्ड, अनपेड लेबर, अब्यूज, एंड द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग इज़ दे वर रेप्ड। उनका बेसिकली यही मकसद था कि वहाँ के फ़ौजियों को कंफर्ट दिया जाए। दैट्स वाई दे वर नेम्ड एज कम्फर्ट वुमेन। और जब फिर जापान को पता लगा दे आर बीइंग डिफीटेड, तो उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को मार दिया कि कोई हमारे ख़िलाफ़ बोल ना सके। कैन यू इमेजिन दिस? लेकिन दुनिया को किस तरह पता लगा? जापान ने हमेशा इसे डिनाई किया कि हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन 70 साल बाद 1993 में जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी कोनो ने इस बात को तस्लीम किया कि कम्फर्ट वुमेन इम्पेरियल जापान का निज़ाम थी और इन ख़वातीन को ज़बरदस्ती लाया गया था। इससे हिस्ट्री में कोनो स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब वो ख़वातीन कहाँ पे हैं? कोरिया में उन्हें हलमनी कहा जाता है, मतलब कि ग्रैंड मदर। 2015 में देखें, अब 1993 में उन्होंने तस्लीम किया और जाकर 2015 में उनसे माफ़ी मांगी और ये भी कहा कि हम आपको फ़ंड दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, हम आपकी मदद कर देते हैं। उन ग्रैंड मदर्स ने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है कि जिस कंट्री को आप इतना रोमांटिसाइज़ करते हैं उसकी हिस्ट्री तो ज़रा जानिए। फिर आता है जापान का डिस्ट्रेसिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे कहा जाता है 731 यूनिट। ये कोई फौजी स्टेशन नहीं था, ये एक खुफिया लैब थी जिस पर एक्सपेरिमेंट होते थे और वो एक्सपेरिमेंट होते थे इंसानों पर।
ये जगह थी हार्बिन चाइना, जहाँ पे जापान ने कब्जा किया हुआ था। मकसद क्या था? बायोलॉजिकल वेपन्स बनाना, ऐसे वेपन्स बनाना जिन्हें हवा में फैलाकर लाखों लोगों को मारा जा सके। लेकिन मसला ये था कि जब तक इन्हें इंसानों पर टेस्ट नहीं किया जाएगा तो अब पता किस तरह लगेगा कि ये वेपन्स काम करते हैं कि नहीं। और उन कैदियों को, उन टेस्ट सब्जेक्ट्स को इन लोगों ने नाम दिया मैरूठा। मैरूठा का मतलब जापान में होता है लकड़ी के लोग। कैन यू इमेजिन? वो सिर्फ उनकी नज़र में लकड़ी के टुकड़े थे। ये लोग कौन थे? चाइना के लोग थे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ कैदी थे और कुछ इनमें रशियन पीपल भी शामिल थे। इसमें बहुत सी बीमारियां शामिल थी, प्लेग, एंथ्रेक्स, ये सब शामिल थी। और अब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे आप सोच में पड़ जाएंगे, ऐसा भी क्या था जापानीज गवर्नमेंट के दिमाग में कि वो लोगों के साथ इतना जुल्म क्यों करते थे। ये एक्सपेरिमेंट होता था प्रेग्नेंट वुमेन। उन प्रेग्नेंट वुमेन पे ये जानबूझकर ऐसे टेस्ट करते थे ताकि पता लग सके कि माँ और बच्चे पर कितना असर पड़ सकता है बीमारी का। और कुछ ख़वातीन का उसी टाइम वो लोग ऑपरेशन करते थे और देखते थे कि ये किस कदर बाअसर है। और फिर इस कत्ल को, इस जुल्म को साइंस कहा गया। और आप इस बात को याद रखें कि जो ख़वातीन जिन पर एक्सपेरिमेंट हुए वो मैरिड नहीं थी, वो प्रेग्नेंट किडनैप्ड वुमेन नहीं लाए थे। दे ऑल वर यंग गर्ल्स, दे वर माइनर्स एंड दे वर रेप। और फिर क्रूएलिटी यहीं तक ख़त्म नहीं होती, उन्होंने एक और टेस्ट भी किया जिसमें कैदियों को -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखा जाता था और जब उनके हाथ पांव जम जाते थे तो उसके ऊपर गर्म पानी डाला जाता था ताकि ये एक्सपेरिमेंट कर सकें कि बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट को समझें। ये बिल्कुल सेहतमंद लोगों का ऑपरेशन करते थे, सर्जरी नहीं, ऑपरेशन करते थे और इन्हें एनेस्थीसिया भी नहीं देते थे ताकि ये एक्सपेरिमेंट कर सकें कि ह्यूमन ऑर्गन्स किस तरह काम करते हैं। ऐसे और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट थे जो इन्होंने किए, वो इसी तरह दर्दनाक थे। फिर आखिर में क्या हुआ? 1945 जब जापान हारा तो साइंटिस्ट ने इस लैब को ख़त्म कर दिया। और फिर अमेरिकन ने साइंटिस्ट से डील की कि इन सब एक्सपेरिमेंट्स को तुम हमें, और ऐसा ही हुआ। यूनिट 731 में बहुत ही कम लोगों को सज़ा हुई। तो फिर आज जापान इसके बारे में क्या कहते हैं? बहुत सालों तक जापान ने इनकार किया और आज भी करता है। और आज उनके बुक्स में 2 लाइन्स लिखी जाती हैं, कहा जाता है चाइना और कोरिया आज भी हमसे माफ़ी मांगते हैं। तो ये बात याद रखें, ये वही कंट्री है जिसने बुलेट ट्रेन बनाई और 731 यूनिट भी इसी कंट्री का है। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2 1945। जापान हार चुका था, हिरोशिमा नागासाकी पर हमला हुआ तो एक सल्तनत ख़त्म, एम्पायर ख़त्म। लेकिन यहाँ पे जापान ने हिम्मत नहीं हारी और वो दोबारा उठा। और ये है नया जापान जिसमें फ़ौज ख़त्म, नया कॉन्स्टिट्यूशन, नई इकोनॉमी, ये सब कुछ दोबारा से शुरू किया। कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरा, कंप्यूटर और फिर एनिमे। जो मुल्क डर की अलामत था वो एनिमे, कल्चर, टेक्नोलॉजी और पीस की अलामत बन गया। तो इस न्यू जापान में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग बात क्या है? द टॉक्सिक वर्क कल्चर। सुबह उठो, ट्रेन, काम, 9 to 5, दोस्तों के साथ थोड़ी देर बाहर, वापस आओ एंड रिपीट। और जापान ने इस बात को इतना लाइट लिया, अगर आप वर्क प्रेशर से मर भी जाते तो इसका इसने नाम दिया है कारोशी का, ओवर वर्क। सो रिडिकुलस, मतलब कि डेथ बाय ओवर वर्क। अब साथ साथ बात करते हैं जापानीज़ वुमेन की भी। जापानीज़ वुमेन पर टॉक्सिक वर्क कल्चर का प्रेशर है, लेकिन इसके साथ साथ वो पैट्रियार्की को भी फेस कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि जापान में पॉपुलेशन डिक्लाइन तेज़ी से बढ़ रहा है तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। 4B मूवमेंट आजकल साउथ कोरिया में बहुत फेमस है। अब इसका क्या मतलब है? 4B मूवमेंट कोरियन वुमेन ने फेमस किया। 4B मूवमेंट का मकसद क्या है, इसका मैं आपको इंग्लिश में समझाती हूँ। सबसे पहले है नो डेटिंग, नो मैरिज एंड नो चाइल्ड बर्थ। ये कोरिया में 2016 में इसीलिए स्टार्ट हुई, वर्क डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर पे गैप्स और हरासमेंट इश्यूज इन सब को लेकर। लेकिन जापान में भी 2022 से 2023 में ये भी फेमस हो रहे हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर जगह #4B मूवमेंट। इस मूवमेंट का मकसद क्या है? ये कोई हेट है नहीं, ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है। मैसेज है, गिव अस सेफ्टी एंड डिसिप्लिन फर्स्ट, देन वी विल थिंक अबाउट द रिलेशनशिप। अब बात करते हैं ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की।
वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो जापान में भी हैं, कोरिया, चाइना, इन सब के ऑलमोस्ट सेम है। और ये ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं जो एशियन कंट्रीज़ में भी यही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फैल रहे हैं, पाकिस्तान में भी। बेशक इस बात को आप इग्नोर कर दें कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे प्लेस, ये सब अलग है, लेकिन हमें तो भाई कोरियन ब्यूटी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं विमेन के लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या है वहाँ पे। पेल वाइट स्किन, स्लिम बॉडी, लॉन्ग एंड स्लिम लेग्स, big eyes, cute face, young forever, be quiet, soft, be perfect। मैगजीन्स, टीवी एड्स, हर जगह इस बात को पुश किया गया। और ये भी वहाँ का स्टैंडर्ड है कि ख़वातीन शादी के बाद अपनी जॉब क्विट कर दें और सिर्फ घर पर ध्यान दें। और इसी से 4B मूवमेंट शुरू हुई। अब बात करते हैं जापान में मेल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की। जिम, मस्कुलर बॉडी, इन सबको तो भूल ही जाए। जापान में स्लिम बॉडी, टॉल हाइट, सॉफ्ट फीचर्स, फेयर स्किन, स्टाइल्ड हेयर्स, इन सबको बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। के पॉप आइडल्स और जे पॉप आइडल्स को स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। और कहा जाता है बी शोनिन, मतलब कि ब्यूटीफुल बॉय। ये है जापान की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। और अगर कोई इन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर नहीं उतरता तो आप इस बात को देखें वहाँ लोग कितने रेसिस्ट हैं। टैन है या आपका ब्राउन स्किन कलर है तो ये आपकी गलती है। ये अनप्रोफेशनल है कि आपका स्किन कलर आपके कंट्रोल में नहीं है। बार आपको अजीब से लुक्स, और खास करके भाई अगर आपकी स्किन थोड़ी, अब जैसे भाई अपन इंडियन है, थोड़ी ब्राउन स्किन कलर है तो भाई है, क्या कर सकते हैं भाई, हम पैदा हुए हैं इसके साथ, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जापान में फीमेल्स के लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड है बी क्यूट एंड स्मॉल, और मेल्स के लिए है बी प्रिटी एंड परफेक्ट। भाई ये क्या ब्यूटी स्टैंडर्ड है, इसका आप लोग खुद ही बताएं। और अब बात करते हैं जापान के मोस्ट अनसेटलिंग केस की, जोंका फ्रुतवा। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। शी वॉज अ 17 years old गर्ल, शी वॉज अ माइनर। और इस क्रूरलिटी को कहा जाता है 44 days ऑफ हेल्थ। वो सिर्फ मर्डर नहीं हुई, शी वॉज अब्यूज्ड। उसका कत्ल करने के बाद एक सीमेंट के टब में उसे गिरा दिया गया। और बात यह है कि जिन लड़कों ने उसे किडनैप किया था वो आज भी फ्री हैं, क्योंकि उन्हें इसीलिए नहीं सज़ा दी गई क्योंकि वो भी उस टाइम पे माइनर थे। जब भी मैं इस केस के बारे में सुनती हूँ या फिर कुछ पढ़ती हूँ, आई एम ओवरली डिस्टर्ब। सो इन सब बातों का, इन सब चीज़ों को बताने का मकसद यही है कि जापान को जिस कदर रोमांटिसाइज किया हुआ है या फिर आप जिस कदर उसको पसंद करते हैं, उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।